दोस्तों, दुनिया बहुत अजीबो-गरीब दुनिया है। लोग तरह-तरह के हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मन में अचानक कुछ इस तरह का विचार आता है कि वो लोक कल्याण के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मनोरंजन कर विभाग में कमिश्नर पद पे रहे आपका शुभ नाम? नरेश बाबू यादव। नरेश बाबू यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर थे ये गोरखपुर के महाराजगंज में भी थे और मूलतः कानपुर के रहने वाले हैं। आगरा के रहने वाले हैं। और आज मैं सुबह जब यहाँ पहुंचा तो मेरे मन में आया कि आखिर रुकने के लिए कोई जगह चाहिए। हम लोग अयोध्या से राम से रामेश्वरम होते हुए कन्याकुमारी पहुंचे। सुबह 6 बजे स्टेशन पे उतरे तो यहाँ तो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं। तो मुझे कृष्णा पैलेस करके देखा तो उत्सुकता बस मैं आगे बढ़ गया और आगे बढ़ा तो फिर यहाँ हम लोग मिल गए। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि डिप्टी कमिश्नर के पद से रिटायर होकर के आपने यहाँ एक लॉज बनवा दिया कि उत्तर भारतीय लोगों को आने में भाषा की सुविधा हो, खाने पीने की सुविधा हो, और धीरे धीरे इसका विस्तार भी आप करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं चाहूँगा आप बताएं कि यहाँ कैसे आपको प्रेरणा मिली। मैं 2013 में विभाग से रिटायर होकर जी यहाँ पहली बार घूमने आया जी। और जब यहाँ आया तो यहाँ सर्दी नहीं होती है जी। यहाँ जाड़े में भी पंखे चलते हैं, गर्म रहता है। तो बुढ़ापा सबसे बड़ी बीमारी होती है जी। तो मैंने सोचा सर्दी से बचाव के लिए यहाँ रहना बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए 2013 में आने के बाद मैं रुका 2 महीने। जी। 15 दिसंबर से 15 फरवरी के लगभग 2 महीने रहता हूँ और उसके बाद वापस आगरा चला जाता हूँ। जी। तो उस समय मुझे बहुत परेशानी हुई, ना न्यूज चैनल यहाँ हिंदी में दिखाए जाते थे, उस टाइम ना अखबार मिलते थे, ना ये मोबाइल तो इतने तब थे ही नहीं, न्यूज चैनल नहीं चलते थे। तो बहुत समस्या होती थी न्यूज की भी और उसकी भी। यहाँ केवल तमिल भाषा में ही सब काम होता है, हिंदी जानते भी हैं तो बोलते नहीं है। तो बड़ी परेशानी होती थी। और खाने में नारियल का तेल इस्तेमाल होता है तो 2-4-6 दिन तो खा लेता है आदमी, लेकिन उसके बाद उब जाता है, उसका टेस्ट अलग है, खा नहीं पाते हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमें खाना बनाने के लिए अलाउ कर दो। जी। तो 500 रुपये रोज तो मतलब 15,000 रुपये महीने 2015 में आप यहाँ देते थे, रूम रेंट देते थे। इसके बावजूद भी उसने खाने के लिए अगले साल अलाउ कर देंगे ये कह के टाल दिया। जी। अब हम चले गए वापस, अगले साल फिर आए, फिर उसने वही बात, हाँ, और रेंट बढ़ा दिया, 1,000 रुपये पर डे कर दिया जी। और सीजन पे खाली कराते हैं तो फिर खाली करिए, नहीं तो फिर रेंट दूसरा तो 1500 जैसा भी लग जाता है, ये करते थे। तो उस वक्त फिर खाने के लिए मना कर दिया। तो हमने फिर यहाँ एक मकान किराए पे लिया जी और किसी तरह ढूंढा और उसमें फिर सामान सब गैस सामान नहीं देते हैं, किराए पे देते हैं तो मकान टोटल खाली फर्निश्ड नहीं होता जी। तो गैस खरीदा, गद्दे खरीदे, मतलब पूरा मेंटेन कर दिया आपने। हाँ, जमीन पे सोए, इस तरह करके थोड़ा हल्का फुल्का इस तरह लिया कि 2 महीने में या तो मकान ढूंढ लेंगे, खरीद लेंगे जी, और या तो फिर इसको सामान को देके लोग दलालों को, कमीशन एजेंटों को दे देंगे, भाई तुम लोग अपने बेच दो, हाँ ले लो। फिर क्या हुआ, लेके कहाँ जाएंगे इस जमीन को लेने की प्रेरणा? उसके बाद हम चले गए तो हमने ढूंढना शुरू किया मकान। तो एक मकान मिल गया तो हमने लूथ माता स्ट्रीट में एक बहुत अच्छा 3 मंजिला मकान था जी, खरीद लिया 50 लाख में। उसके बाद उसको रेनोवेट कराया, उसमें थोड़ा, हालांकि नया ही था, 2 साल पहले बना हुआ था, लेकिन उसमें टाइल्स नहीं लगे थे। तो टाइल्स वाइल्स लगा के उसको फर्निश किया। लेकिन वही प्रॉब्लम फिर आई कि अगर कोई रिश्तेदार मिलने आए तो ये कोई पता नहीं बताता, ढूंढ नहीं पाता, पहुंच नहीं पाता हमारे पास, या रोड पे खड़े होकर हम उसका इंतजार करें जी, वो एक दूसरे को पहचानते हैं तो रोक लें, और नहीं तो फिर ऐसे भटक जाए, ढूंढता रहेगा। और हम 2 महीने रहते थे तो बाद में फिर आए तो आ नहीं सकता हमारे पास जी। तो हमारे यहाँ कानपुर के लड़के थे, वो पानी पूरी बेचते थे, उनको दे दिया हमने रहने के लिए जी, और हम चले जाते थे, साल में फिर लौटते थे जी। तो फिर हमें ये सब समस्याएं आई तो हमने यहाँ इसका मकान का फायदा क्या, जब हमारे साथ के लोग कोई एंजॉय नहीं कर पाते जी। फिर हमने रेलवे स्टेशन का या घूमे तो रेलवे स्टेशन के पास कोई जगह मिल जाए जो आदमी को पूछना ना पड़े, सीधा हिंदी में पढ़ के और वो समझ ले कि हाँ कि यहाँ अपने हैं, तो अपनापन हो और वो आ जाए तो उनको रहने की सस्ते रेट पे व्यवस्था हो जाए जी। ये सोच के हमने ये जमीन मिल गई तो हमने 2020 में कोरोना जब स्टार्ट हुआ है जी, उसी के आसपास इस जमीन को खरीदा और खरीदने के बाद इसे बनाना शुरू किया। तो हाँ, इतना परेशान किया कि एनओसी रेलवे ने मांगा,
जबकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, 100-150 मकान बने हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि कोई बाहर का आके बसे। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि यहाँ सरदार नहीं मिलेगा, जब दुनिया के हर कोने में सरदार है जी, लेकिन यहाँ आपको एक भी सरदार नहीं मिलेगा, कारण कि ये लोग कोऑपरेट नहीं करते, परेशान करते हैं बाहर के आदमी को। हाँ, अभी मैं गर्म पानी के लिए बाहर निकला था तो मुझे नहीं मिला, बहुत परेशान। तो फिर मुझे याद आया कि आपके पास किचन है, तो मैंने यहाँ पानी गर्म किया। ये दुखी करते हैं, यही सब सोच के मैंने फिर ये यहाँ निर्माण कराया, तो मुझे बहुत परेशान किया गया, लेकिन मैंने इसकी चिंता नहीं की। और यहाँ जो अधिकारी बाहर के भी होते हैं वो भी इतना दब के रहते हैं कि वो कोई मदद नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ का डीआरएम जो थे वो राजस्थान के थे, रेलवे के, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, अरे बोले साहब एनओसी ले लीजिए, एनओसी। मैंने जब किसी पे एनओसी नहीं है यहाँ से वहां तक, तो फिर मेरा क्यों? तो मेरा एनओसी क्यों? आप तो सबसे बड़े अधिकारी हो, जब आप डर रहे हो, आप नहीं कह पा रहे हो सही बात, तो दूसरा कैसे कर? लेकिन वो अरे नहीं सर, तो मेरे 15,000 तो फीस में ही लग गए इसकी एनओसी लेने की, सरकारी फीस, और बाकी आप जानते हो भाग दौड़ और ऊपर का 40-50,000 रुपये मेरा खर्चा करा दिया, दोबारा फिर परमिशन लेनी पड़ी, नक्शे फिर पास कराने पड़े, फिर परमिशन। जबकि ये सब जानते हैं विभाग की जिम्मेदारी होती है, जो परमिशन देता है विभाग, रेलवे अगर चाहता है कि एनओसी लिया जाए तो वहां लिख के दे कि हमारे आसपास कोई मकान बने तो हमसे हमारा कोई आपत्ति नहीं है, बिना लिए ना दिया जाए। हाँ, या तो लिख के दे प्रॉपर। तो ये होता है जब हमें परमिशन मिल गई एक बार तो फिर इसकी क्या मतलब रह जाता है एनओसी लेने का? लेकिन नहीं साहब, चलिए हमें कराना था, हमें जिद्दबाजी थी, हम बना के रहेंगे, तब हमने ये बनाया। और बनाने के बाद फिर अपने आप यूपी के, बिहार के, बंगाल के आसपास जहाँ भी हिंदी बोलने वाला है, हमें इससे मतलब नहीं है, हाँ, हिंदी भाषी है, होने का हो, हिंदी भाषी हो, हिंदी समझता हो, तो वो हमारे यहाँ आके रह सकता है। तो हमने मंथली पे देना शुरू कर दिया। यहाँ जितने लेबर हैं बनारस कौसाम्बी के, कपड़े बेचने वाले, मिठाई बेचने वाले, पानी पूरी वाले, वो सब हमारे यहाँ रहते हैं। 2 कमरे 3 कमरे हम अपने लिए रखते हैं, जाड़े में 2 महीने हम आ जाते हैं, हम खुद रहते हैं, तब हम और आने जाने वाले दोस्त, कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनके लिए तो 1-2 कमरे हमने अपने, बाकी सब फिर उनको मंथली पे दे दिए। तो जो भी आ जाता है उसके भरपूर वही जो बन सके उसको दे जाओ। और हमने सुना है इसका विस्तार भी कर रहे हैं। हाँ, और इसके बगल में हमने एक प्लॉट लिया है, क्योंकि ये मंथली वाले आते हैं वो परेशान होते हैं जी, तो बोले साहब हमें बहुत परेशान करते हैं, वो ब्लैकमेल भी करते हैं। इनके यहाँ जो रहते हैं बाहर के, उनको रात को परेशान करेंगे, पीने पिलाने के लिए पैसे दो, मतलब रंगदारी, वो वाला भी यहाँ सिस्टम है। और वो परेशान रहते हैं कि एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम और इनका नेचर ऐसा है कि परेशान करने की आदत भी है, तो इस तरह वो सब परेशान है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की तो हमने चलो इसको बढ़ा देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे। तो अब यही प्लान है, अगले साल जब तक है तब तक कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बस कहना ही है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, लोग यहाँ के लोग, लोग अच्छे दिल, अन्य राज्यों के लोगों का सहयोग नहीं करते, उत्तर भारत के लोगों से खासतौर से हेट करते हैं, ये लोग चाहते नहीं। तो आपने सुना, एक बड़े पद पर रहते हुए रिटायरमेंट के बाद अब जनसेवा के भाव से हिंदी भाषियों के लिए इन्होंने एक अनुष्ठान ही कर लिया है, इसको विस्तारित करेंगे। आप कभी आइए, अगर कन्याकुमारी आइए तो रेलवे स्टेशन से ठीक बाएं तरफ श्री कृष्णा रेजिडेंसी के नाम से, रेजिडेंस के नाम से एक लंबा चौड़ा बोर्ड भी आपको दिख जाएगा। और आप यहाँ आएंगे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे साथ लगातार बने रहें।